हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज स्टार्ट करने वाले हम द कोल्ड वार इरा का ये पार्ट 4 है। और इस पार्ट में हम करेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट। और नॉन अलाइन मूवमेंट को हम नेम की पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट, जैसा कि आपको पता है, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार दो महाशक्तियाँ निकल के आती हैं जिसको हम यूएसए एंड यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में एक लंबे समय तक कोल्ड वार पीरियड देखा गया जो कि 1945 से लेके 1990 तक देखा गया है। ठीक है, और इसी दौरान इनके बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। और हमने देखा था पार्ट 2 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कि किस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह दोनों देश थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, और इसी पीरियड में ही एक डेवलपमेंट पीरियड भी माना जाता है। और उसी डेवलपमेंट पीरियड में नेम की क्या होती है, स्थापना होती है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये क्या था नेम और इसका क्या रोल था कोल्ड वार में, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और अगर हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और बोर्ड के एग्ज़ाम के में अगर देखें तो कई बार ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नेम की पॉलिसी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, फिर इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेम की पॉलिसी यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुआ था 1961 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जो कि जो इसके फाउंडेड जो माना जाता, फाउंडेड जो मेंबर के तौर पे जो स्टार्टिंग पीरियड में जो माने गए थे वो बेलग्रेड और सर्बिया में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया का मतलब कैपिटल है। ठीक है, और वो कौन कौन से देश थे जो कि नेम की स्थापना में एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। और वो पहले 5 देश जिन्होंने मिल के नेम की इस्टेब्लिशमेंट करी थी वो देश हैं यूगोस्लेविया जिसके मतलब प्रेसिडेंट लीडर थे उस समय जोसेफ ब्रोज टिटो थे। ठीक है, इफ वी टॉकिंग अबाउट इंडिया से हमारे मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। इजिप्ट से गमाल अब्देल नासिर थे। इंडोनेशिया से शुक्रानो थे। घना के जो लीडर थे वो थे क्वामे निक्रुमा। अगर हम इस नॉन अलाइन मूवमेंट के अगर की लीडर की बात करें तो इस पूरे के पूरे नॉन अलाइन मूवमेंट के जो की लीडर माने जाते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। ठीक है, और ये क्या मतलब ये नेम की पॉलिसी थी क्या, देखिए जैसा कि आपको पता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो 2 वर्ल्ड में बट गई थी। एक वर्ल्ड 1 में जिसको हम वेस्टर्न लाइन्स के नाम से जानते हैं जिसमें मेन जो नेशन होता है वो यूएसए होता है, और दूसरा वर्ल्ड 2 में जिसको हम ईस्टर्न लाइन्स के नाम से जानते हैं जिसको वर्ल्ड 2 के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और उसमें जो मेन नेशन माना जाता है सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। अब एक तरह से इनके बीच में आइडियोलॉजी वार भी था और जो पूरी की पूरी दुनिया थी, ठीक है, या तो वो वेस्टर्न लाइन्स का हिस्सा बन जाए या तो किसका हिस्सा बने, ईस्टर्न लाइन्स का हिस्सा बने। लेकिन जो जब नेम की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो जो नेम का सीधा सा मतलब था दे हैव अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू जॉइन आइदर एनी अलाइंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अब नेम की स्थापना के बाद उन सभी देशों के पास एक थर्ड ऑप्शन भी आ गया कि अगर वो वेस्टर्न लाइन्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं, अगर वो ईस्टर्न अलाइंस के साथ नहीं जाना चाहते तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो थर्ड वर्ल्ड को ज्वाइन कर ले। और थर्ड वर्ल्ड कौन माना गया उस समय, नॉन अलाइन मूवमेंट माना गया। क्योंकि अगर हम बात करें जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था 1940, तो 1945 में जब ख़त्म हुआ था तो 1945 के बाद बहुत से ऐसे देश थे जो हाल ही में क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और उन्हीं में से भारत भी एक था, पाकिस्तान भी एक था, श्रीलंका भी एक था, वियतनाम भी एक था जो कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। और साथ ही साथ सेंट्रल अमेरिकी देश भी कई सारे थे, अफ्रीका के 16 देश आज़ाद हुए थे। तो इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें, अपने रिसोर्सेज को कैसे मजबूत करें और अपने लोगों का विकास कैसे करें। क्योंकि
अगर ये जो देश जो हाल ही में डीकोलोनाइज नेशन थे, जो आज़ाद हुए थे, अगर वो कोल्ड वार का हिस्सा बन जाते, अगर किसी भी अलाइंस को ज्वाइन कर लेते, चाहे वो ईस्टर्न अलाइंस को ज्वाइन कर ले, चाहे वो वेस्टर्न अलाइंस को ज्वाइन कर ले, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वार में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो इतने इकोनॉमिकली मजबूत भी नहीं थे कि वो वार का हिस्सा बन सके। तो इन्हीं सभी सिचुएशन को देखते हुए इन सभी देशों ने मिलके किसकी स्थापना करी थी? नॉन अलाइंस मूवमेंट की क्या करी थी? स्थापना करी थी। इट मीन्स अब दुनिया के सामने, और जो दुनिया के अलग अलग जो देश थे जो अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, उनके पास एक न्यू ऑप्शन था कि वो अगर वो किसी भी अलाइंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, कोल्ड वार से दूर रहना चाहते हैं, तो उनके पास एक थर्ड ऑप्शन है, दैट इज़ कोल्ड नॉन अलाइन मूवमेंट का वो हिस्सा बन सकते थे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यानी नॉन अलाइन मूवमेंट जब इस्टेब्लिश किया गया तो इसका मतलब क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया कि ये करेगा क्या? ठीक है, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मुख्य तौर पे इसके 3 ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे। पहला, कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़, ये जितने भी 5 कंट्रियाँ हैं इनके बीच में कॉपरेशन मेंटेन करके रखना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? प्रोटेक्ट करना, जो कि कोल्ड वार का जो टेंशन जो लगातार मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो बढ़ रहा था, ठीक है, उस कोल्ड वार टेंशन को कम करना, और इसका जो एरिया लगातार जो कोल्ड वार का जो बढ़ता जा रहा था, जो नए नए जो देश इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे थे उनको मैनेज करना, यह इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव माना गया है। और जो इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव माना गया है वो माना गया टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने बताया कि ये वो दौर था जिस दौर में कई सारे देश क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। तो उन देशों को कोल्ड वार के टेंशन से बचाना या कोल्ड वार की स्थिति से दूर रखना। ठीक है, और जिससे कि वो एक तरह से हम कह सकें कि इंटरनेशनल एरिना का पार्ट ना बन जाए, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का हिस्सा ना बन जाए। तो यह 3 मेन ऑब्जेक्टिव माने गए हैं नैम की स्थापना को लेके। और एक तरह से हम नैम की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जाना गया है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड कौन था? वेस्टर्न अलाइंस, जिसमें मेन यूएसए आता था, और सेकेंड वर्ल्ड ईस्टर्न अलाइंस, जिसमें यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन उसमें मेन लीडर था। ठीक है, लेकिन अब दुनिया के सामने एक थर्ड ऑप्शन था, दैट इज़ नैम की पॉलिसी, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। और अगर हम बात करें इस कोल्ड वार के दौरान या फिर कोल्ड वार का जो कन्फ्लिक्ट था, जो टेंशन था, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड जो एक एरिना बन चुका था, युद्ध का मैदान बन चुका था, उसके कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था नॉन अलाइन मूवमेंट में। और इसके जो मेन की लीडर माने जाते हैं उस दौर में वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और क्या नैम की खासियत थी उसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। इट प्लेड अ रोल रिड्यूसिंग द कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट्स, यानी जो नैम की जो पॉलिसी थी एक तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, जिससे कि ये जो कोल्ड वार का जो मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स है, जो विवाद है, जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था, ठीक है, इसको कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नैम ने। साथ ही साथ अधिकांश देशों को स्टे यानी दूर रहने की नसीहत भी दिया था। किसने? आपके नॉन अलाइन मूवमेंट ने। इट मीन्स इसका सीधा सा पर्पस था कि जो कोल्ड वार का जो मतलब कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, उसको कम करना और वार से क्या रहना? दूर रहना। ठीक है, जब अधिकांश देश नैम का हिस्सा बनने लग गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए, तो यह बात यूएसए एंड यूएसएसआर को सीधा सा समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इनका जो अलाइंस है, वेस्टर्न अलाइंस यूएसए का, ईस्टर्न अलाइंस यूएसएसआर का, कहीं ना कहीं ये खतरे में है। और ख़तरे में यह भी है क्योंकि अधिकांश देश नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से वो कोल्ड वार का हिस्सा बने। ठीक है, तो अब उनके पास एक थर्ड ऑप्शन भी आ गया था, और वो थर्ड ऑप्शन क्या था? नॉन अलाइन मूवमेंट था, जिस वजह से यूएसए एंड यूएसएसआर ने आपस में डिसाइड किया। ठीक है, क्या डिसाइड किया? द यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। तो उन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ इस तरह से जनरेट हो रही हैं, या तो थर्ड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट हो जाएगा या फिर बाइपोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। बाइपोलैरिटी का मतलब जो 2 महाशक्तियाँ हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर,
इनके अस्तित्व पे खतरा है, ठीक है। तो अंततः यूएसए एंड यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया कि वो एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब है कि जो लगातार न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वीपन्स पे जो लगातार ये लोग काम कर रहे थे, जो लगातार ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे, इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यानी इसकी जो सिचुएशंस है उसको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। जो लगातार न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर्स का जो टेस्ट किया जा रहा था एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। और इसी नॉन अलाइन मूवमेंट के पीरियड में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 3 समझौते करे गए, 3 एग्रीमेंट्स किया गया। 3 एग्रीमेंट्स क्या थे इस नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से या इसके इम्पैक्ट से। पहला एग्रीमेंट क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी पहला एग्रीमेंट क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। जो लगातार मिसाइल टेस्टिंग कर रहे थे, लगातार जो मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, इस पर क्या लगाया जाएगा, अब बैन लगाया जाएगा। इट मीन्स ना तो अभी यूएसए इसका टेस्टिंग करेगा और ना ही यूएसएसआर करेगा, और ना ही जो भी देश उभर के अब आ रहे हैं वो भी किसी भी तरह की टेस्टिंग नहीं कर सकेंगे। इस तरह के समझौते करे गए। दूसरा एग्रीमेंट क्या था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब यहाँ पे कि अब जो भी न्यूक्लियर जिन देशों के पास है उनका जो यूज़ करने का जो तरीका है, जो मतलब एक टेक्निक है या फिर जो उसका फॉर्मेट होगा, वो यूएनओ से परमिशन लेना पड़ेगा। इट मीन्स न्यूक्लियर तो उनके पास अवेलेबल रहेगा लेकिन उसका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी, ना ही यूएसए के पास होगी और ना ही यूएसएसआर के पास होगी। यह समझौता हुआ किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। और यह सब कुछ जो हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, नॉन अलाइन मूवमेंट का ही ये इम्पैक्ट था कि कहीं ना कहीं यूएसए एंड यूएसएसआर के जो रिलेशन में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तीसरा एग्रीमेंट क्या हुआ इनके बीच में, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी क्या होता है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा गाजा पट्टी को लेके, पैलेस्टाइन और इज़राइल के मामले को लेके कि किस तरह से मतलब गाजा पट्टी में लगातार हमले हो रहे थे, तो इज़राइल उसके हवाई हमलों का जवाब दे रहा था, हवा से हवा में मार गिरा रहा था। वो एक छोटा सा उदाहरण था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का। तो अब आप खुद सोचिए कि कोल्ड वॉर के समय में, इट मीन्स 90s के पीरियड में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीज़ें इन्वेंशन हो चुकी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार कितना घातक हो सकता था। तो इस पे भी इन दोनों देशों ने आपस में क्या किया, समझौता करा। अब ये समझौते अगर हम बात करें कब हुआ था, तो जो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ था ये हुआ था 1963 में हुआ था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था 1968 में हुआ था। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जो मतलब जो एग्रीमेंट किया गया था वो किया गया था 1972 में, जो कि कब तक चला था, 2006 तक ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का समझौता चला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट का ही ये इम्पैक्ट था कि एक तरह से जो कोल्ड वार की जो स्थिति, एक तरह से वर्ल्ड वार जैसी भी स्थिति क्रिएट हो सकती थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, कहीं ना कहीं नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी की वजह से इनके बीच में एक नरमी देखी गई और एक दूसरे के सामने आके कई तरह के इन्होंने समझौते करे, जिससे कि कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वार की ओर ये लोग न बढ़ जाएं। इस वजह से तो अब इसीलिए कहा जाता है कि जो कोल्ड वार के पीरियड में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखी गई, और वह माफ़ कीजिए इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई वो किस वजह, उसका नाम क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसने कोल्ड वार के कन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल ही क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, तो जो अगला हेडिंग है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है, पॉलिटिकल बुक के हिसाब से, वो है चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी। देखिए मीनिंग समझिए, बायपोलैरिटी होता क्या है। बायो का मतलब होता है दो और पोलैरिटी का मतलब होता है शक्ति, यानी महाशक्ति। और हमने पता है आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ था, ठीक है, तो दो महाशक्तियाँ उभर के आई थी, ठीक है। तो जो दो महाशक्तियाँ थी, इन दोनों महाशक्तियों को ही क्या बोला गया है, बायपोलैरिटी बोला गया है। इट मीन्स बायो का मतलब दो और पोलैरिटी का मतलब महाशक्ति। तो कोल्ड वार का जो पीरियड था वो कैसा पीरियड था, बायपोलैरिटी वर्ल्ड थी, यानी पूरी दुनिया में दो महाशक्ति थी। तो एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि बायपोलैरिटी वर्ल्ड था,
कोल्ड वार के समय में, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं एक जो नैम की जो पॉलिसी थी वो एक चैलेंज भी बन गया था, किसके लिए, बाइपोलैरिटी के लिए। इसलिए भी बन गया था क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जो नैम का जो फर्स्ट समिट हुआ था, जो मतलब जो नैम की जो पॉलिसी जो थी, नैम का जो इस्टेब्लिशमेंट, जो इसकी फर्स्ट समिट कराया गया था, जो अधिकांश देशों ने जो पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, और किस वर्ष में हुआ था, 1961 में हुआ था, जिसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 25 देशों के लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जब इसका 14th समिट हुआ था, यानी 14वां जब समिट हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ था, ठीक है। और ये किस वर्ष में हुआ था, 2006 में। तो अब आप ध्यान दीजिए, 25 पहले 1961 में कितने देश यहाँ पे पार्टिसिपेटेड थे, 25 देशों के मेंबर्स इसमें शामिल थे। अब 116 देशों ने नैम का हिस्सा बन गए। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जो नैम की जो पॉलिसी थी वो पूरी तरह से वेस्टर्न लाइंस और ईस्टर्न लाइंस को क्या कर दिया था, घुटने पे ला दिया था, ठीक है। क्योंकि जो देश इनको समर्थन अपना दे रहे थे कोल्ड वार के दौरान में, धीरे धीरे वो वेस्टर्न लाइन से कटने लग गए, ईस्टर्न लाइन से कटने लग गए, और किसका हिस्सा बनने लग गए वो लोग, नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बनने लग गए, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है, किसके लिए, बाइपोलैरिटीज़ के लिए। और कई बार यहाँ से एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी को लेके। तो आप ये 2 पॉइंट से 1 नंबर के लिए आप समझा सकते हैं कि 1961 में ये पोजीशन थी नैम की, और 2006 आते आते 116 मेंबर्स का पार्टिसिपेट करना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था, किसके लिए, बाइपोलैरिटीज़ के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो नैम की जो पॉलिसी थी, क्या वो आइसोलेशन है, यानी क्या वो आइसोलेशन है कि या फिर वो न्यूट्रलिटी है। तो जो कुछ इतिहासकार हैं वो क्लियर करते हैं कि नैम इज़ नॉट एन आइसोलेशन एंड नॉट अ न्यूट्रलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है कि नैम आइसोलेशन नहीं है और ना ही नैम क्या है, न्यूट्रलिटी है। देखिए, आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर, यानी आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर, यानी अपने आप को वर्ल्ड से क्या करना, दूर रखना। इट मीन्स सीधा सा डेफिनेशन है आइसोलेशन का, अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। इट मीन्स थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचना, एंड कीप अवे फ्रॉम दी अदर नेशंस, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि दुनिया के मुद्दों से, दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई फ़र्क न पड़ना, सिर्फ और सिर्फ अपने देश पे ध्यान देना और अपने आप को वर्ल्ड अफेयर से क्या करना, दूर रखना, ठीक है। जैसा अमेरिका ने किया था, अमेरिका ने किया था 1887 से लेके 1940 तक अमेरिका ने अपने आप को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। जब वो आज़ाद हुआ और आज़ाद के कुछ समय के बाद इसने क्या कर लिया, वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को क्या कर लिया, दूर कर लिया। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, उससे उसने अपने आप को क्या कर लिया था, दूर कर लिया था। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा। और एक कह सकते हैं कि ये वो पीरियड था 1887 से लेके 1914 तक का, जिस पीरियड में अमेरिका ने अपने आप को क्या कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके केस में बात करें, भारत के सेंस में बात करें, आफ्टर द 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नैम। इंडिया ने नैम की पॉलिसी उसने अपनाई थी। इन द केस ऑफ ट्रैवल वी टेक द हेल्प एंड आल्सो प्रोवाइड द हेल्प टू अदर नेशन। ऐसी पॉलिसी भारत ने 1947 में ही बना लिया था। इट मीन्स जब भारत के पास भी ऑप्शन था कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सकता था, वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को दूर कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एक लीडर के तौर पे वो उभर के सामने आया और उसी का ही परिणाम हम देख सकते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो भारत की पॉलिसी क्या रही है कि भारत ने किसको कौन सा कंसेप्ट अपनाया, नैम की पॉलिसी अपनाया, बजाय किसके, आइसोलेट करने के, ठीक है।
एंड इफ बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहने का मतलब ये कि ना तो हम वेस्टर्न लाइन्स को मतलब सपोर्ट करेंगे वार को लेके, और ना ही हम ईस्टर्न लाइन्स को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है होने दो। इसको कहते हैं, एक तरह से हम कहते हैं कि स्टे आउट वार प्रिंसिपली, सैद्धांतिक तौर पे अपने आप को न्यूट्रल कर लेना, ना इधर से कोई मतलब ना उधर से कोई मतलब, बट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में वो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट, एक्शन फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नैम को क्या बोला गया है, नैम इज़ नॉट आइसोलेशन और नॉट न्यूट्रलिटी। नैम का सीधा सा कंसेप्ट ये होता है कि हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देंगे, कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ना ही हम दुश्मनी अमेरिका से लेंगे और ना ही हम दुश्मनी यूएसएसआर से लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम यूएसएसआर को भी मदद करेंगे और यूएसए को भी मदद करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे मदद लेंगे भी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नैम। इसीलिए कई बार आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो नैम इज़ नॉट एन आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी, एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ मैनर। तो इस तरह से आपसे एग्जामिनर या फिर मतलब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नैम की पॉलिसी, जो कि कहीं ना कहीं कोल्ड वार के कन्फ्लिक्ट्स को और कोल्ड वार जैसी स्थिति को कम करने में और उसको ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नॉन अलाइन मूवमेंट में। ठीक है, तो ये टॉपिक दोस्तों यहीं पे फिनिश होता है, और इसी के साथ साथ आपका पहला चैप्टर द कोल्ड वार इरा भी यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई सिलेबस। यानी जो सीबीएसई ने 2020 और 21 में जो सीबीएसई ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेंज किया था, कुछ नए कंटेंट जोड़े गए थे, उसके हिसाब से ये चैप्टर आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। क्योंकि इसके 1-2 टॉपिक और भी थे पुराने बुक में, पुराने सिलेबस में, बट 2020 में उनको क्या कर दिया सीबीएसई ने, डिलीट कर दिया है। तो इस वजह से उन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। जो ये 4 पार्ट में मैंने आपको टॉपिक्स कराए वही आपके लिए सफिशिएंट है, और वही न्यू पैटर्न भी है जो सीबीएसई ने सिलेबस अपडेट किया हुआ है। तो दोस्तों ये यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई फीडबैक होगा आपका तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि हम इसमें थोड़ी और सुधार कर सकें और बेहतर तरीके से आपके सामने कंटेंट्स को और आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उसको हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।